नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है औलाद का कर्तव्य। सुबह के 5 बजे थे। रिया गहरी नींद में सो रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजने के साथ ही रिया की नींद खुल गई। वह सोची इतनी सुबह किसका फोन होगा। कहते हुए उसने फोन उठाया तो उसके भाई की आवाज आई, रिया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम से हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। दिनेश वर्मा जी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिस्तर पर पड़े हुए गुजार रहे थे। अंतिम समय में उनकी पूरी जिंदगी का अतीत जैसे उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। घर की गरीबी ऐसी थी कि एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। इन सभी हालातों को देखते हुए कम उम्र में ही उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी और फिर अपनी कमाए हुए थोड़े से पैसे लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। माता पिता के आशीर्वाद से उन्हें अपने बिजनेस में सफलता मिलने लगी और फिर सुनीता के साथ उनकी शादी हुई तो दोनों ने मिलकर माँ बाप की देखभाल के साथ साथ बाकी की सारी जिम्मेदारियां भी वह बहुत अच्छे से निभाई। कुछ ही समय बाद सुनीता को एक बेटा पैदा हुआ और उसके 4 वर्षों बाद उनकी बेटी रिया का जन्म हुआ। लेकिन दिनेश जी का लगाव हमेशा अपनी बेटी रिया से ही रहा है। वह अपने बेटे से पहले हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखते थे। समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जबकि विनय हमेशा औसत नंबरों से ही पास होता था। दिनेश जी विनय को आवारा और नाकारा समझते थे। वह उससे हमेशा नालायक कहकर पुकारा करते थे। विनय को ऐसा कहना जो जैसे दिनेश जी की आदत सी बन गई थी। बड़ी होकर रिया ने वकालत की पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब विनय ने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली, माँ बाप ने बेटी को ससुराल विदा किया और विनय की भी शादी कर के बहू को घर ले आए तो ऐसा लगा मानो दोनों ने गंगा नहा लिया हो बैठे हों। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। करीब 5 वर्ष पहले उनकी पत्नी सुनीता उनका साथ छोड़कर परलोक सिधार गई। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलती हुई सिनेमा की तरह घूमती जा रही थी। यह सब सोचते हुए उनकी आंखों में नमी बरकरार थी। दिनेश जी की हालत खराब होती जा रही थी। यह सब जानकर उनके कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी उनका हाल चाल जानने के लिए आ गए। उन्हें अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनकी आंखें किसी और का भी इंतजार कर रही थी। सामने दीवार पर टंगी घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। बेटा बहू और सभी रिश्तेदार उनके आसपास चिंतित हुए बैठे थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज आती। आसपास की खामोशी से रिश्तेदार ऊबने लगे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी थार गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और दिनेश जी की बेटी रिया और उनका दामाद रमन उस गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे तो रिया ने देखा कि बेटा बहू पोता पोती और सगे संबंधी उनके बिस्तर के आसपास ही बैठे थे। रिया और उनके पति के आने के साथ ही कमरे में अचानक से चहल पहल शुरू हो गई, क्योंकि दिनेश जी को उसी का तो इंतजार था। बेटी को देखते ही दिनेश जी की आंखों में एक चमक आ गई। आते ही रिया रोते हुए अपने पिता से लिपट गई तो दामाद ने भी पैर छूकर ससुर जी को प्रणाम किया और हाल चाल पूछने लगे। तभी उसी समय वकील साहब कमरे के अंदर आ गए। सभी रिश्तेदारों की नजर उन पर ही टिकी हुई थी। वकील साहब आते ही वसीयत पढ़नी शुरू कर दी। मैं दिनेश वर्मा अपना यह मकान अपने बेटे बहू के नाम पर करता हूँ और मेरी दुकान और मेरे बिजनेस पर भी केवल और केवल मेरे बेटे का ही हक होगा। मेरे 5 बीघा खेत पर भी केवल मेरे बेटे का ही हक होगा।
मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू का होगा, उसमें से 1/4 हिस्सा मेरे पोता पोतियों का होगा और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी रिया को देता हूँ। वसीयत का यह बंटवारा सुनते ही आसपास खड़े सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और उसके पति को एक झटका लगा कि दिनेश जी जैसे सभ्य, सादगी और आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति जो अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया ही कर दिया है। रिया अपने पिता की बात से सदमे में पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पापा, आपने तो मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज ही कर दिया है। अपनी नालायक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने हमेशा इस समाज में आपका सिर ऊंचा किया और आपने ही मुझे पराया कर दिया है। आप शायद भूल रहे हैं पापा कि हमारा संविधान का कानून में बेटी और बेटे को माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलने का एक समान अधिकार है। इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बेटी की बात सुनते ही दिनेश जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, बेटी रिया, तू हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। मैंने तुझे तेरे भाई से भी ज़्यादा प्यार किया है, तुझे तेरे भाई से ज़्यादा पढ़ाया लिखाया है। लेकिन बिटिया, मैंने जो फैसला किया है वह सोच समझकर ही किया है। तो इंजीनियरिंग करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। तेरी इच्छा का मान रखने के लिए तेरी माँ के खिलाफ जाकर मैंने उसमें तेरा साथ दिया। जीवन के हर मोड़ पर एक पिता की जिम्मेदारी मैंने अच्छे से निभाई। मैंने तेरी पसंद के लड़के से तेरी शादी भी करवाई, जबकि तेरी माँ को ये शादी पसंद नहीं था। फिर भी मैंने उसे अपने दिल से अपनाया। अपना हर कर्तव्य मैंने बखूबी निभाने की कोशिश की है। और रही बात कानून की, तो वकालत तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इतनी जानकारी तो ज़रूर है कि जिस अधिकार की तुम बात कर रही हो वह अधिकार पिछली कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अधिकार पुश्तैनी संपत्ति पर होता है। और यह बात तो तुम्हें भी मालूम है कि जिस गरीबी में हमारे पुरखों ने जीवन जिया है, उनके पास कोई संपत्ति थी ही नहीं। संपत्ति तो दूर, घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। टूटी फूटी छपरे का घर होता था, कहीं इधर से पानी टपकता तो कहीं उधर से। खाने की भी किल्लत होती थी। आज मेरी संपत्ति बांटने का हक सिर्फ मेरे बेटे का ही है। और संपत्ति के इस बंटवारे के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। बेटी, जब तक तेरी माँ जिंदा थी, तेरे भाई भाभी ने उनकी खूब सेवा की। 5 वर्ष हो गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए, लेकिन तेरे भाई भाभी ने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। दोनों ने ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखा है हम दोनों का। 1 वर्ष से मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। तेरी भाभी ने पौष्टिक खाना बनाकर खिलाने से लेकर मेरे गंदे कपड़े तक धोने के सारे काम दौड़ दौड़ कर करती है। मेरी एक आवाज़ पर वह दौड़ी हुई आती है। चाहती तो मेरी बहू भी आजकल की लड़कियों की तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती थी। वैसे भी मेरी संपत्ति तो मेरे मरने के बाद उन्हें ही मिल जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मेरा बेटा विनय, जिसे मैं आज तक नालायक आवारा समझता आया था, उसी नालायक बेटे ने मेरी गंदगी तक साफ की है। रात भर बैठकर मेरी टांगे दबाता है। बेटा बहू मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखते हैं। भोजन का एक एक निवाला मुझे अपने हाथों से खिलाता है। और यह मेरे दोनों पोता पोती, जो दिन भर मेरे आगे पीछे मंडराते हुए मेरा दिल लगा कर रखते हैं, दिन भर दादू दादू करते थकते नहीं। मेरा पोता पोती मेरा दिल लगाने के लिए दिन भर मस्ती करते रहते हैं। इतना प्यार करने वाला परिवार शायद किसी को मिलता होगा। सब कुछ कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर बेटी, अंतिम समय में तेरी माँ तुझे कितना याद करती रही, तुझे मिलने के लिए तड़पती रही। तुझसे मिलने की आस लिए हुए वो स्वर्ग सिधार गई। अरे, अगर कुछ दिन उसके पास रहकर उनकी सेवा नहीं कर सकती थी, तो कम से कम
एक दो दिन के लिए मिलने तो आ ही सकती थी ना, लेकिन तुझे इतना भी टाइम नहीं मिला। माना कि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी जरूरी होती है, लेकिन अपने माँ बाप को भूल जाएं, यह कौन सी जिम्मेदारी है। कई बार ऐसे अवसर आ जाए जहां हमें तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तेरी भाभी अकेली पड़ जाती थी। कई बार तुझे बुलावे भेजे, लेकिन तू बुलाने से भी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से मिलने से ज़्यादा ज़रूरी तुझे पार्टी करना और विदेश घूमना सही लग रहा था। यह सब कहते कहते दिनेश जी की सांस नीचे ऊपर होने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोल पाए, मेरी केवल यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उन सब की ओर देखते रिया और विनय को आशीर्वाद दिया और हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के सामने एक मिसाल पेश कर गए और यह संदेश देकर गए कि अधिकार जताने से पहले फर्ज निभाना जरूरी होता है। लोग अपनी बहू को बेटी नहीं मानते, जबकि बेटे और बहुएं बेटियों से ज्यादा अपने सास ससुर की सेवा करते हैं। दोस्तों, जिस तरह हमारा कानून बेटे और बेटी को संपत्ति का बराबर हिस्से का हक देता है, उसी तरह माँ बाप की सेवा के लिए भी बेटी और बेटे को बराबर का हक देना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और कहानी कहां कहां से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।